हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर वेक्टर। अभी वेक्टर का लेक्चर चल रहा है और वेक्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर का 7th पार्ट तक पढ़ चुके हैं। 7th लेक्चर इससे पहले मैंने डिलीवर कर चुका हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। लाइक ज़रूर कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सकें इससे कुछ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 8। ये वेक्टर का 8वां पार्ट आज है। इससे पहले 7 पार्ट बन चुका है, यूट्यूब पर बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा वेक्टर बाय रोशन स्टडी, रोशन सिंह। आपको वीडियो मिल जाएगा, सारा का सारा वीडियो। उन सारे वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पर आइएगा और वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चंस अच्छे नीट के, जेईई मेंस के और जे एडवांस तक के क्वेश्चंस को भी मैंने कराया है। तो आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में बहुत सारा कुछ जान चुके हैं। अभी तक ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स के किए हैं जो नीट में डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमने किया है और अच्छे से अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से आप रिवाइज ज़रूर कर रहे होंगे। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर पढ़ाया हूँ मैंने यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट पॉइंट बाय पॉइंट कंप्लीट मैंने डिटेल में क्लियर किया है आप लोगों को। और हर एक पॉइंट पर बेस्ड 2, 3, 4, 5 अच्छे क्वेश्चंस भी लगाए हैं। जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस को लगाए हैं हमने। तो वहां पर जाकर ज़रूर वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, चैप्टर को सारा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अभी तक आई होप रिवाइज कर रहे होंगे, 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे अभी तक। जब तक आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तब तक जितना बार हो सके उतना बार यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स को रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आगे जब पढ़ते जाइएगा आप सब तो पीछे वाला सारा माइंड से कोलैप्स करता चला जाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करने के लिए वो रिवीजन जरूर कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। अंत में आज मैंने एक अच्छा जेईई एडवांस का एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है जो वेक्टर से ही पूछा गया है। वेक्टर के इसी टॉपिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पूछा गया है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसको अंत तक जरूर देखिएगा इसलिए वीडियो को। इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जेईई एडवांस एक अच्छे लेवल का एग्जाम माना जाता है, एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ऑल इंडिया एग्जाम है जो एक टफेस्ट एग्जाम है 12th लेवल के बेसिस पर। 12th के बेसिस पर जो एग्जाम होता है उसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है जेईई एडवांस का। तो आज जेईई एडवांस का ही एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। उससे पहले और भी बहुत सारे नीट और जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए पहले समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं, क्वेश्चंस अच्छे से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ेंगे तो आज कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए अच्छे से और नोट कीजिएगा। जो मैं नोट कराऊंगा उसको नोट कीजिएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा जाकर पीछे फिर। और पिछले वाले जितने भी वेक्टर्स का लेक्चर पढ़े हैं उन सारे लेक्चर्स को फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। जो आपने नोट किया है उस नोट्स को रिवाइज किए जाकर ज़्यादा समझ में आएगा। और ये लेक्चर देखने से पहले उस सारे जितने भी नोट्स आपने बनाए उन सारे को रिवाइज कर लीजिए एक बार, जल्दी बस क्विक रिवीजन डाल दीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझ में अच्छे से ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वेक्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना और भी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, ऐसे ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो है ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट है। यहाँ पर पूछ से पूछ जुड़ा हुआ है, दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है।
ये जो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइंट है। तो बताइए ये जो तीसरा वेक्टर होगा, ये इस वेक्टर को वेक्टर सी मान लेते हैं, तो ये तीसरा वेक्टर क्या होगा बताइए। तो ये दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, टेल से टेल जुड़ा हुआ है। तो याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ में क्या कहता था कि जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड किया गया हो ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा, जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया हो। देखिए पहला डायरेक्शन ये, फिर इधर, अब इधर आना चाहिए लेकिन ये वेक्टर इधर से जा रहा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो, ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, और दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट कौन सा होता है, रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड साइड वाला, जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होता है वो होता है रिजल्टेंट, और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। देखिए इधर से गया इधर, फिर इधर गया, फिर इधर आना चाहिए लेकिन ये उल्टा गया है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ गया है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। होगा कि नहीं, याद कीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद कीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने क्या बताया था कि when two side of a triangle represented by two vector taken in same order, then the resultant is given by the third side of triangle taken in opposite order। यानी कि ट्रायंगल का दो साइड, जब दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो तीसरा साइड कौन देता है, तीसरा साइड क्या आता है, तीसरा साइड उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को देता है, यानी दोनों वेक्टर के ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वो देता है ट्रायंगल का तीसरा साइड, और वो होता है अपोजिट ऑर्डर में। देखिए ए वेक्टर इधर गया, बी सी वेक्टर इधर गया, तो तीसरा वेक्टर इधर आना चाहिए था, ऐसे इसका एरो इधर आना चाहिए था, लेकिन इसका एरो उल्टा है, अपोजिट ऑर्डर में गया है। तो यानी कि वेक्टर सी और वेक्टर ए और वेक्टर सी का रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी लिखा जा सकता है कि नहीं, जरा देखिए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए, तो वेक्टर ए के मुंडी समझते हैं ना, हेड, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर सी के टेल जुड़ा हुआ है, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर सी का टेल जुड़ा हुआ है। और ये देखिए वेक्टर बी कैसे है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर सी के हेड तक जुड़ा हुआ है, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल पर है और वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के हेड पर है, मतलब अपोजिट ऑर्डर में है कि नहीं। जब अपोजिट ऑर्डर में होता है तो ये रिजल्टेंट हो जाता है इन दोनों वेक्टर का। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट हो जाएगा, होगा। अब देखिए अगर वेक्टर सी को हम लिखना चाहें कि वेक्टर सी को अगर हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर सी इक्वल टू लिखा जा सकता है कि नहीं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सोचिए जरा, वेक्टर सी को वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखा जा सकता है कि नहीं, ये इधर माइनस में जाएगा, इसके साथ सी के साथ प्लस में है तो बी के साथ माइनस में जाएगा, तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यानी कि वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, जरा देखिए, ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा ना, वेक्टर ए। ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यही कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं आपको कि देखिए, जब दो वेक्टर आपस में हेड टू टेल जुड़ा हुआ रहे, तो रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर देगा जो टेल टू हेड जुड़ा हुआ रहेगा, उल्टा जुड़ा हुआ रहेगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। इससे नहीं समझ में आया तो देखिए एक और, ये मान लीजिए वेक्टर पी है, ये मान लीजिए वेक्टर क्यू है, तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे,
ऐसे गया है जो। अब इस वेक्टर को क्या कहेंगे, देखिए वेक्टर पी ये है, वेक्टर क्यू ये है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या होगा, इन्हीं दोनों के टर्म्स में लाना है अब हमको, इसका अलग से कुछ अब नाम नहीं देंगे, इन्हीं दोनों के टर्म्स में लाना है। तो देखिए दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो टेल टू टेल जुड़ा हुआ है तो तीसरा वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अगर अपोजिट ऑर्डर में है तो, अपोजिट ऑर्डर में है ना। देखिए ये वेक्टर एक ऐसे गया है फिर ऐसे गया है, तो अगला वेक्टर इधर से इधर आना चाहिए, लेकिन ये इधर से इधर गया है। पी वेक्टर को देखिए, वेक्टर क्यू ऐसे है, ये वाला वेक्टर ऐसे है, इसका वेक्टर का कुछ नाम नहीं दिए हैं, ये वेक्टर ऐसे गया हुआ है, तो अगला वेक्टर ऐसे आना चाहिए था, सेम ऑर्डर में रहेगा तब, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है। पी क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, पी अपोजिट ऑर्डर में है जब, यानी कि वेक्टर क्यू और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वेक्टर पी, होगा ना, वेक्टर क्यू और वेक्टर ये जो वेक्टर आएगा उसका रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर पी। तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो वेक्टर दिया हुआ रहे, जो वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइंट रहे, जो वेक्टर हेड से टेल ज्वाइंट रहे, तो वो वेक्टर को देखेंगे कि उसका हेड कौन से वेक्टर के हेड पर ज्वाइंट है। वेक्टर पी के हेड पर इस वेक्टर का हेड ज्वाइंट है, तो क्या करेंगे, पी में से, वेक्टर पी में से घटा देंगे दूसरा वाला जो वेक्टर होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको देना था बस। वेक्टर पी देखेंगे कि वेक्टर पी के हेड पर हेड टू हेड ज्वाइंट देखेंगे, कहाँ पर हेड टू हेड ज्वाइंट है, यहाँ पर देखिए हेड टू हेड ज्वाइंट है, तो देखेंगे किसके हेड से ये वाला वेक्टर ज्वाइंट है। जिस वेक्टर का नेम नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, वो वेक्टर कौन से वेक्टर के हेड से ज्वाइंट है, तो देखेंगे वेक्टर पी के हेड से इस वेक्टर का हेड ज्वाइंट है। देखिए वेक्टर पी के हेड से इस वेक्टर का हेड ज्वाइंट है, तो क्या करेंगे, वेक्टर पी में से ये अगला जो बचा हुआ वेक्टर है उसको घटा देंगे, वेक्टर पी में से वेक्टर क्यू को घटा देंगे। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस वेक्टर को। तो ये हो जाएगा वेक्टर पी में से वेक्टर क्यू को घटा देंगे। जरा जल्दी से एक और कीजिए, तो ये देखिए ये वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर आर मान लीजिए, इसको वेक्टर एस मान लीजिए। देखेंगे हेड टू हेड ज्वाइंट कहाँ पर है, हेड टू हेड ज्वाइंट यहाँ पर है, तो किसके हेड में इस वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है, वेक्टर एस के हेड में इस वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है। तो इस वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे, वेक्टर एस में से बचा हुआ वेक्टर को घटा देंगे। वेक्टर एस जो है इस वेक्टर में से वेक्टर आर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा इस तरह से, ऐसे। क्या किए, देख रहे हैं कि जो हेड टू हेड ज्वाइंट कहाँ पर है, दो वेक्टर दे देगा, तीसरा का वेक्टर पूछेगा, तीसरा वेक्टर उसका नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, वो पूछेगा आपसे, तब देखेंगे कहाँ पर हेड टू हेड ज्वाइंट है। जहाँ पर हेड टू हेड ज्वाइंट है तो उसमें देखेंगे, जिसका नाम नहीं दिया उसका देखेंगे कि उसका हेड जो है किसके हेड पर जुड़ा हुआ है। इसका हेड देखिए एस के हेड पर जुड़ा हुआ है, वेक्टर एस के हेड पर जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, वेक्टर एस में से वेक्टर आर को, ये बचा हुआ वेक्टर को घटा देंगे, तो ये तीसरा वेक्टर आ जाएगा खुद पर खुद। आया कि नहीं, देखिए जरा इसमें वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो हेड टू हेड ज्वाइंट कहाँ पर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी। वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है हेड टू हेड ज्वाइंट है। हमें वेक्टर सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी, क्योंकि हेड वेक्टर बी के हेड पर इसका हेड ज्वाइंट है वेक्टर सी का, वेक्टर सी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को, बचा हुआ वेक्टर को घटा देंगे, तो वेक्टर सी खुद पर खुद आ जाएगा। यही तो हुआ है यहाँ पर, देखिए हेड टू हेड ज्वाइंट यहाँ पर था, हमें ये वेक्टर निकालना था, तो देखेंगे कौन सा वेक्टर के हेड पर जुड़ा हुआ है, वेक्टर पी के हेड पर जुड़ा हुआ था इसका हेड, तो ये हमें निकालना था। जो निकालना है उसका हेड देखेंगे किस वेक्टर के हेड पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमें ये वेक्टर निकालना था, तो इसका हेड देखेंगे किसके हेड पर जुड़ा हुआ है, तो इसका हेड वेक्टर पी के हेड पर जुड़ा हुआ है, तो वेक्टर पी में से जो बचा हुआ तीसरा वेक्टर है उसको घटा देंगे, तो ये वाला वेक्टर निकल जाएगा। जो वेक्टर पूछा जा रहा है वो वेक्टर आसानी से निकल जाएगा। इसको नोट किए जरा जल्दी से, नोट कर लीजिए।
अच्छे से पहले नोट कीजिए इसको। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो एडवांस में आया हुआ है उसको कराएंगे, बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये वेक्टर ऐसे दिया गया है, इस वेक्टर का नाम दे दीजिए, इस वेक्टर का नाम देते हैं वेक्टर बी, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर सी। अब इन दोनों वेक्टर को यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक दूसरे से ऐसे। अब बताइए तो ये वेक्टर कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? सिर्फ इन दोनों के टर्म्स में ही लिखना है इस वेक्टर को, ठीक है ना। इस वेक्टर का कोई अलग से नाम नहीं देना है, बस इन्हीं दोनों के नाम से इस वेक्टर को निकालना है। क्या होगा? ट्रायंगल लॉ तो हर जगह हमेशा लगा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बस इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। जैसे मैं याद करवा रहा हूँ ट्रायंगल लॉ, तो इसमें अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, देखिए पहले इसमें ट्रायंगल लॉ लगा देख देते हैं। पहला मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया था, इसमें भी लगा देख लेते हैं। दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट है, तो टेल टू टेल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हेड टू टेल कहाँ ज्वाइंट है। देखिए वेक्टर बी इस वेक्टर से हेड टू टेल ज्वाइंट है, सेम ऑर्डर में है। ये वेक्टर जो है वेक्टर सी अपोजिट ऑर्डर में है, जो एक ट्रायंगल मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है। तो वेक्टर बी और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वेक्टर सी, होगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि वेक्टर जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के रूप में दिया रहे, ट्रायंगल के दो साइड के रूप में दिया रहे दो वेक्टर, और दोनों सेम ऑर्डर में रहे, तो तीसरा वेक्टर जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का वो रिजल्टेंट देगा। ये देखिए वेक्टर बी और ये वेक्टर आपस में ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का सेम ऑर्डर है, सेम डायरेक्शन है दोनों का, है ना। एक इधर गया एक इधर गया, सर्किल के जैसा बना रहा है एक ही ऑर्डर में। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है, तो थर्ड साइड जो है ट्रायंगल का वो क्या देता है? रिजल्टेंट देता है, अपोजिट ऑर्डर में आता है। थर्ड साइड देखिए सी है, अपोजिट ऑर्डर में गया, इधर से इधर आना चाहिए लेकिन इधर से इधर गया है, यानी कि ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट ऑर्डर में है तो ये क्या होगा? वेक्टर बी और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। पहले इस वेक्टर को अभी कुछ नाम दे देते हैं, कुछ मत दीजिए नाम इसको। देखिए ये वेक्टर ये और ये वेक्टर यहाँ पर दे दीजिए, वेक्टर ओ दे दीजिए, वेक्टर ओ नाम देते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ओ बराबर वेक्टर सी होगा ना। इन दोनों वेक्टर का सम ही तो ये दिया हुआ, ये रिजल्टेंट इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट है ये, क्योंकि ट्रायंगल लॉ से निकाल रहे हैं। ट्रायंगल लॉ में जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के रूप में दिया जा रहा है, सेम ऑर्डर में दिया रहा है, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट देता है, तो थर्ड साइड यही तो बच गया जो अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ से वेक्टर सी निकालेंगे, वेक्टर ये निकालेंगे, वेक्टर ओ निकालेंगे। यहाँ से वेक्टर ओ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर सी में से वेक्टर बी को घटा देंगे। देखिए तो क्या किए हैं यहाँ पर, क्या आया है? रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर ओ बराबर रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर सी में से वेक्टर बी को घटाया है। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें, ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है कि जब जिस वेक्टर का नाम दिया हुआ नहीं रहे, इन दोनों वेक्टर के टर्म्स में पूछे, तो देखेंगे उसका हेड किस वेक्टर के हेड से ज्वाइंट है। देखिए इस वेक्टर का हेड जो है वेक्टर सी के हेड से ज्वाइंट है। इस वेक्टर का नाम मैंने नहीं दिया था, ये लास्ट में दिया है, इसको ट्रायंगल लॉ को प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल लॉ को प्रूव करने के लिए इस साइड का नाम दे दिया है। इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है इन दोनों के टर्म्स में, तो कैसे निकालेंगे? या तो ट्रायंगल लॉ लगाइएगा, टाइम वेस्ट होगा, निकालिएगा तो, नहीं तो अगर याद कर लीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छा होगा। देखिए कैसे याद करिएगा। जो वेक्टर पूछ रहा है, जो वेक्टर हमें निकालना है, देखेंगे कि उस वेक्टर का, जो वेक्टर निकालना है उस वेक्टर का हेड कौन से वेक्टर के हेड से ज्वाइंट है, वो देख लेते हैं। तो देखिए इस वेक्टर का हेड जो है वेक्टर सी के हेड से ज्वाइंट है, तो क्या करेंगे? वेक्टर सी में से वेक्टर सी को पहले लिखेंगे, वेक्टर सी में से वेक्टर बी को घटा देंगे, वेक्टर सी में से वेक्टर बी को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये थर्ड वाला वेक्टर आसानी से आ जाएगा। देखिए वही तो यहाँ पर किया हुआ है, वेक्टर सी में से वेक्टर बी घटाया, वो आया इतना करके।
नहीं तो डायरेक्ट हम याद रखते हैं कि जहाँ पर टेल हेड टू हेड ज्वाइंट है तो जिसके हेड में जो वेक्टर हमें निकालना है उस वेक्टर का हेड जिसके हेड में जुड़ा हुआ रहेगा उसमें से बचा हुआ वेक्टर जो है उसको घटा देंगे, तो जो हमें निकालना है वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए ये दो वेक्टर है, इस वेक्टर को x मान लीजिए, इस वेक्टर को y मान लीजिए। ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर x एंड वेक्टर y, ठीक है। अब हमें निकालना है अगर ये वेक्टर, इस वेक्टर को निकालना है तो चेक करेंगे कौन सा वेक्टर हमें निकालना है। हमें निकालना है ये वेक्टर, इन दोनों के टर्म्स में इस वेक्टर को निकालना है, इन दोनों के ही टर्म्स में निकालना है इस वेक्टर का। इस वेक्टर का कोई अलग से नाम नहीं दिया है, इन दोनों के टर्म्स में ही निकालना है। तो देखेंगे इसको निकालना है तो इसका हेड किसके हेड पर ज्वाइंट है, इसका हेड एक्स वेक्टर एक्स के हेड पर ज्वाइंट है, तो वेक्टर एक्स को पहले लिख देंगे। यहाँ पर देखिए वेक्टर एक्स को जो है पहले लिख देंगे, वेक्टर एक्स को पहले लिख देंगे। देख लेंगे कि इस वेक्टर का हेड किसके हेड पर ज्वाइंट है, वेक्टर एक्स के हेड पर ज्वाइंट है, तो वेक्टर एक्स को पहले लिख देंगे और उसमें से वेक्टर वाई को घटा देंगे। जो बचा हुआ वेक्टर है दूसरा वेक्टर, उस वेक्टर वाई को घटा देंगे ये, तो ये तीसरा वेक्टर ये निकल गया, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई ये वेक्टर होगा। नोट कीजिए इसको। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइंट करता है। कोई इनिशियल पोजीशन है, जैसे मान लीजिए जाए कि एक एरोप्लेन जो है इस इनिशियल पोजीशन से उड़ते 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 इस इनिशियल पोजीशन तक आ गया, इस इनिशियल पोजीशन से उड़ा और इस इनिशियल पोजीशन तक फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का तक का जो लाइन ज्वाइन होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए पॉइंट P है और ये मान लीजिए पॉइंट Q है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मानिए x2 है और y2 है, ये दोनों पॉइंट दे दिया गया है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एरोप्लेन जो है इस पॉइंट से उड़ता हुआ इस पॉइंट तक गया, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक एरोप्लेन उड़ता हुआ गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमें देखना है कि इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इस पोजीशन इनिशियल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन होगा, तो इन दोनों पोजीशन को जो ज्वाइन करेगा वेक्टर वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कैसे इसको करेंगे जरा देखिए, पहले इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों के बीच के पोजीशन वेक्टर को पहले निकालेंगे, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर पहले निकालेंगे। तो निकालिए कैसे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट से उस पॉइंट को और ऑरिजिन को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एक वेक्टर के द्वारा। तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे वेक्टर के द्वारा, इस वेक्टर को मान लेते हैं कि वेक्टर r1 है, ये r1 वेक्टर मान लिया इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ये हो गया r1 वेक्टर, r1 क्या हो गया, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हुआ। पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर यहाँ से बना लेंगे एक और, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। देखिए अब ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं r2 वेक्टर। ये r2 वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर होगा, ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर r2 वेक्टर, समझ में आ रहा है ना।
ये R2 वेक्टर क्या होगा, इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इन दोनों इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लाइन ज्वाइन हो करेगा, वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, देखिए ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ से ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रुक जाइए, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए हेड टू हेड ज्वाइंट, देखिए इसके हेड में इसका हेड जुड़ा हुआ है, तो हमें ये लिखना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या करेंगे R2 में से R1 को घटा देंगे, वेक्टर R2 में से वेक्टर R1 को घटा देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे इसको, हमेशा इस हेड को, कि जो वेक्टर हमें लिखना है उसका हेड किस वेक्टर के हेड से ज्वाइंट है, वेक्टर R2 वेक्टर के R2 पोजीशन वेक्टर के हेड से ज्वाइंट था इसका वेक्टर ये वेक्टर का हेड। तो इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, तो R2 में से R1 को घटाएंगे, R2 में से R1 को घटा देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए इसको। तो ये तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तीसरा वेक्टर जो होगा PQ, जो इसको PQ वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर R1 को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 को लिख सकते हैं OQ वेक्टर, और R2 को भी OQ वेक्टर लिख सकते हैं, और OP वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर R1 को OP वेक्टर लिख सकते हैं, और वेक्टर R2 को क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर R1 माइनस ये वेक्टर R2 माइनस R1 कौन सा वेक्टर हो गया, PQ वेक्टर आया। वेक्टर R2 माइनस R1 ये कौन सा वेक्टर आया, ये देखिए ये वेक्टर आ गया PQ वेक्टर। ये P और Q पॉइंट ज्वाइंट है, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को फाइनल पोजीशन वेक्टर तक ज्वाइन करता है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर को फाइनल पोजीशन वेक्टर से ज्वाइन करता है जो लाइन, उस लाइन को, उस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको लिखेंगे कैसे, तो हेड देखेंगे, इसका हेड किसके हेड पर ज्वाइंट है, इसका हेड R2 के हेड पर ज्वाइंट था, तो R2 में से R1 को घटा देंगे, तो ये वेक्टर निकल जाएगा। ये देखिए PQ वेक्टर निकल गया R2 माइनस R1। तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर निकल गया, ये वेक्टर निकल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, P और Q डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये ठीक ठाक जैसा लग रहा है ना, PQ वेक्टर। तो ये PQ वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे कैसे, तो पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, तो हमेशा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है, वही हुआ। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद पर खुद आ जाएगा। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लीजिए, देखिए PQ वेक्टर जो है वो बराबर आया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ वेक्टर बराबर R2 वेक्टर कौन सा वेक्टर है, R2 O और P, ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर, OQ पोजीशन वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं OQ पोजीशन वेक्टर। कई किताब में आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, माइनस है तो माइनस देंगे। R1 वेक्टर कौन सा वेक्टर है, OP वेक्टर है, तो OP वेक्टर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और ये R2 माइनस R1 आया है, ठीक है। ये आ गया कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखिए
इसको अगर पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं वो अगर पता है, वो अगर सीख गए हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। हेड टू हेड देखेंगे ज्वाइंट है, इसका हेड इसके हेड से ज्वाइंट है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स देखिए जरा, इन सब का कोऑर्डिनेट्स को देखिए। इस पॉइंट का, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अगर किसी दो पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए कि एक एरोप्लेन जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट से पॉइंट P से पॉइंट Q तक गया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x, y है, और पॉइंट x1, y1 है, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। ऐसा अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिया, कुछ भी कोऑर्डिनेट दे दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेट में 3 मीटर 4 मीटर दे देगा, 5 मीटर 10 मीटर ऐसे कोऑर्डिनेट दे देगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए और पूछे आपसे कि t=0 पर इस पॉइंट पर था और t=5 सेकेंड पर इस पॉइंट तक पहुंच गया एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो निकाल जाएगा, आपको निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के बाद। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल लेंगे, उसके बाद टाइम से डिवाइड देंगे तो आसानी से वेलोसिटी वेक्टर निकाल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और जेईई मेंस में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इस R2 को क्या लिख सकते हैं, जो R2 वेक्टर है और R1 वेक्टर है, तो R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिए R2 का जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 है, x2, y2 है, और R1 का कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर R2 का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2 y2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ऐसे वेक्टर R2 का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये वेक्टर R1 का कोऑर्डिनेट्स घटाया हुआ है R1 तो घटाएंगे। R1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, R1 का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसे दिया हुआ है कि नहीं, देखिए जरा, R2 वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स R1 वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स दोनों घटाया हुआ है तो घटा देंगे। अब इसको एक साथ मिलाकर लिखिए, कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 बराबर x वाला को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, घटाया हुआ है, इसमें से इसको घटाया हुआ है तो x2 में से यहाँ घटाएंगे जब तो माइनस x1 आएगा कि नहीं, फिर माइनस y1 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा x2 i कैप को भी हटा दीजिए, x2 में से x1 में घटाया हुआ है, माइनस है, माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 आएगा, इसके साथ i कैप आएगा, इसके साथ i कैप आएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, इसके साथ आएगा j कैप। ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया कि नहीं, x1 x2 x1 y2 y1 ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, तो ये एक वेक्टर बन गया। ये वेक्टर बन गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मान लीजिए इस R2 माइनस R1 को क्या है, PQ वेक्टर है, तो PQ वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, अगर कोऑर्डिनेट्स में दे दिया गया है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देखिए, कोऑर्डिनेट्स में दिया है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद था आपको, रूट अंडर ये वाला एक्स कैप वाला का स्क्वायर प्लस वाई कैप वाला का स्क्वायर होता है कि नहीं, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला। इस एक्स कैप वाला आई कैप वाला जितना है उसका सबका स्क्वायर और जे कैप वाला जितना है सबका स्क्वायर, तो क्या हो गया देखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आई कैप जे कैप लिखते नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड केवल लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर PQ का, PQ वेक्टर जो है ये PQ वेक्टर है,
कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का दे दिया था, तब पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट्स दिया है तो देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहे और पोजीशन, अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा इससे। डायरेक्शन क्या निकलेगा, तो वेक्टर में से इस पी क्यू जो वेक्टर है उस वेक्टर में से, एक्चुअल वेक्टर में से वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिवाइड दे देंगे तो डायरेक्शन निकल जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर देगा, इस पी क्यू का यूनिट वेक्टर देगा, पी क्यू का यूनिट वेक्टर जो है पी क्यू का डायरेक्शन दे देगा। तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे इसका, तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वो डायरेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए जरा, देखा देखा सा लग रहा होगा, आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर, क्या बोलते थे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना था डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला जैसा लग रहा है, लेकिन ये वही है, वही चीज़ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा यूजफुल है, उससे ये ज़्यादा यूजफुल है, इसीलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब जरा इस जो मैग्नीट्यूड आ गया है इस वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर पी क्यू वेक्टर जो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए हम, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो इसी वेक्टर का पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, जिस डायरेक्शन में पी क्यू वेक्टर है उसी डायरेक्शन में पी क्यू वेक्टर का ही एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या दे देगा, डायरेक्शन को दे देगा, इस पी क्यू के डायरेक्शन को दे देगा। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए नोट कर देते हैं। पी क्यू कैप इसको कहेंगे, यूनिट वेक्टर ये होगा, पी क्यू का यूनिट वेक्टर होगा पी क्यू कैप। ये निकालेंगे कैसे, तो पी क्यू वेक्टर में से पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिवाइड देंगे, ये निकल जाएगा। ये निकला कि नहीं, पी क्यू कैप निकला, मतलब ये यूनिट वेक्टर निकला। यूनिट वेक्टर क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, और मैग्नीट्यूड यहाँ से हम निकाल ही लिए हैं। और लिखना पड़ेगा आपको, देखिए ये वेक्टर पूरा, ये वेक्टर इसमें से इसको डिवाइड देना पड़ेगा ये से, तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, देखिए x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप बटा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये वाला लिखना है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया पी क्यू कैप, मतलब पी क्यू कैप क्या दिया, डायरेक्शन दिया, तो ये डायरेक्शन आ गया। तो ये पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन है, इसे निकाल लेंगे, यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कीजिए इसको। AIPMT जो पहले होता था, नीट की जगह पर पहले AIPMT होता था, उसका 2014 का क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, तो इसको पहले नोट कीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, इरेज कर रहा हूँ। अब जरा इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में आया हुआ है। 2014 में पहले 2017 से पहले 2016 से पहले AIPMT होता था, नीट नहीं होता था, AIPMT होता था। प्लस में AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इसमें 2014 में ये क्वेश्चन आया था। नीट में भी ये क्वेश्चन, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हर बार आया है, तो इस बार भी आ सकता है। जो बच्चे
2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे 2023 या 2024 में नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो देखिए क्या दिया है। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0, 6 मीटर एंड 7 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 13 मीटर एंड 14 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड है ये। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा है फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी होगा। निकालिए जरा, क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। ये AIPMT 2014 का पूछा हुआ है। जैसे कि दे दिया है ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, ठीक है। अब कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2 एंड 3, t इक्वल टू 0 पर, मतलब t इक्वल टू 0 पर, यानी कि जब वो रेस्ट में था। t इक्वल टू 0 पर जब वो शुरू करने ही वाला था, जब वो वेलोसिटी, जब वो पार्टिकल मूव करना शुरू करने ही वाला था उस समय, यानी t इक्वल टू 0 का कोऑर्डिनेट्स है इतना। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये फर्जी दे दिया है, इसको मत नोट कीजिएगा। हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से चाहिए। फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या दिया, 13 मीटर एंड 14 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। पूछा क्या है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया होगा। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है P 2 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। और ये पॉइंट दे दिया है Q, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 13 मीटर एंड 14 मीटर, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें जो एवरेज वेलोसिटी किया, वो जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो किया वो पूछ रहा है कि कितना एवरेज वेलोसिटी होगा। ऑप्शन दिया है देखिए इस टाइप का, आई कैप जे कैप में ऑप्शन दिया है, तो आई कैप जे कैप में हमें निकालना होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं R2 पोजीशन वेक्टर, इसको मान लेते हैं R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कौन देगा, ये दे देगा। इस कॉन्सेप्ट से, जो मैंने कॉन्सेप्ट सबसे पहले में इस वीडियो के शुरुआत में सुनाया था, बताया था, उस कॉन्सेप्ट लोग लगाइएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 लिख देंगे कि नहीं, ये वेक्टर को R2 माइनस R1 वेक्टर लिख देंगे फटाफट एकदम। R2 माइनस R1 लिख देंगे इसको, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा R2 माइनस R1। तो R2 बराबर कितना, R2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए R2 का कोऑर्डिनेट्स लिखिए जरा, R1 का कोऑर्डिनेट्स लिखिए। R1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप हो गया R1 का कोऑर्डिनेट्स। R2 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 13i कैप प्लस 14j कैप। ये R1 का कोऑर्डिनेट्स ये हो गया, R2 का कोऑर्डिनेट्स ये हो गया। तो R1 वेक्टर निकाल लेंगे। R1 वेक्टर ये हो गया, R2 वेक्टर ये हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। तो ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेट्स दे दिया है तो यहाँ से वेक्टर निकाल लेंगे, ये वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब वेक्टर R2 बराबर क्या आ गया, ये, और वेक्टर R1 बराबर ये। तो इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। देखिए सबसे शुरुआत में मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखते हैं तो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको अगर पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करते जाइएगा ना बढ़िया से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
इसको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना दिया जाता है? सिर्फ 1 मिनट। तो 1 मिनट का फिजिक्स में एक क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम नीट में लगना जरूरी है। नीट वाले फिजिक्स में एक क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम अच्छा से लग जाता है, आसानी से 1 मिनट टाइम लग ही जाता है इसको सॉल्व करने में। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन ऐसा रहता है नीट में 90% आपको क्वेश्चन मिलेगा जो 1 मिनट का क्वेश्चन ही रहेगा, और 10% ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मिनट से नहीं हो 1 मिनट में होंगे ही नहीं। इसमें 2 मिनट 3 मिनट भी टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो नीट के बच्चे हैं जो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वो बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में टाइम बचाएंगे, तभी फिजिक्स में अच्छे से, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो बहुत कम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए पी क्यू, ये पी क्यू वेक्टर निकल जाएगा, इसी वेक्टर को तो ये वेक्टर निकल जाएगा तो उसको टाइम से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा हमें। तो ये देखिए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो R2 में से R1 को घटा देंगे तो 13j i प्लस 14j में से घटाएंगे 2i प्लस 3j को घटाएंगे। इसको नोट कीजिए, जरा सॉल्व करते हैं अभी हम इसको। नोट कीजिए, यहाँ पर कर दूँ क्या? यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू वेक्टर बराबर 13i माइनस 2i कितना हो जाएगा? 13 माइनस 2 11i 14j माइनस 3k क्या हो जाएगा? 11j हुआ कि नहीं? 14 में से 3 गया तो 11 बचेगा। 11i 11j ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें निकालना एवरेज वेलोसिटी। टाइम कितना है? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड मतलब कितना टाइम हो गया? 0 से 5 यानी कि 5 सेकेंड। इसको मान लीजिए t1, इसको मान लीजिए t2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1 यानी 5 माइनस 0 यानी कि 5 सेकेंड। 5 सेकेंड टाइम हुआ, टाइम हो गया 5 सेकेंड। इसको हटा देते हैं। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको जब 5 से डिवाइड देंगे तो आ जाए कि नहीं एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी निकलता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी अगर बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया इतना और टोटल टाइम लिया 5 सेकेंड का, तो दोनों को डिवाइड जब करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी निकलेगा। और कौन सा वेलोसिटी निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 11/5 कॉमन लेते हैं 11 को। इस 11 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं कि कॉमन लेके दिया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 11/5 i प्लस j। ये देखिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर गंदा हो गया है थोड़ा सा, इसको इरेज करके मैं लिखता हूँ। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर पी क्यू बाई टाइम टी। यही तो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर निकाल लेते हैं अब यहाँ से। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? 11i प्लस 11j बटा 5। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 11/5, 11 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? i प्लस j। ये तो कौन सा आपका ऑप्शन मैच करा? देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नोट कीजिए इसको। नोट हो गया? नोट कर लिए? नोट कर लीजिए इसका। ओके। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे 2D में।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम 2D में पढ़े थे, 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे। अब 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D। में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया जाए तो उसे उसमें पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए दिया x1 y1 एंड z1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है x2 y2 एंड z2, ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट के इस ओरिजिन से इस पॉइंट पर एक पोजीशन वेक्टर को बनाएंगे, इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या होगा जब बताइए तो? इसके हेड से इसका हेड जो है इसके हेड से जुड़ा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। कैसे कि इसका हेड R2 के हेड से जुड़ा हुआ था, तो R2 पहले लिखेंगे और उसमें से R1 को घटा देंगे तो ये वेक्टर निकल जाएगा। तो ये वेक्टर निकल गया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, R1 बराबर क्या कोऑर्डिनेट दे दिया गया है? x1 आई कैप लिख सकते हैं, y1 जे कैप लिख सकते हैं और z1 के कैप लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स, तो ये R1 क्या है? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। R1 जो है इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, तो इस पॉइंट P का कोई पोजीशन वेक्टर का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1। तो इस पोजीशन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होगा। R2 बराबर उसी तरह से क्या हो जाएगा? R2, ये R2 वेक्टर जो है, R2 वेक्टर का इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है x2 y2 एंड z2। तो ये R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये वेक्टर निकल गया, R2 पोजीशन वेक्टर निकल गया, R1 पोजीशन वेक्टर ये निकल गया, R2 पोजीशन वेक्टर ये निकल गया। अब इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमें निकालना है। तो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आया कि नहीं? हेड टू हेड जुड़ा हुआ था यहाँ से, तो इसके हेड में इसका हेड जुड़ा था, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसको मान लीजिए पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये अब R2 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, ये निकल गया मैग्नीट्यूड। अब पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड से निकालना है डायरेक्शन, अगर निकालना है तो क्या करेंगे? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस पोजीशन अगर हमें निकालना है तो इसको क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे पी क्यू के डायरेक्शन में ही पी क्यू यूनिट वेक्टर ले लेंगे। पी क्यू यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? तो वेक्टर पी क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू,
ये निकल जाएगा। अब ये पी क्यू पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया, ये डायरेक्शन निकल गया, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन कैसे निकला? तो इसका यूनिट वेक्टर ले लिए, पी क्यू का यूनिट वेक्टर ले लिए पी क्यू के डायरेक्शन में, तो पी क्यू डायरेक्शन निकल गया 3D में। तो ऐसे आप 3D वाले भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं एक जेईई एडवांस का बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसको नोट कीजिए जल्दी। हो गया? चलिए अब एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जरा कीजिए। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, जो वेक्टर पर बेस्ड पूछा था। वेक्टर से पूछा गया क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2017 में पूछा था। जेईई एडवांस का क्वेश्चन जरा कीजिए सॉल्व करके देखिए। अब आई थिंक आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, 3 vectors p, q and r are shown in the figure. Let s be any point on the vector r. क्या बोल रहा है कि 3 वेक्टर है p, q और s, p, q, r तीन तरह का वेक्टर है। p, q और r वेक्टर है तीन गो, ठीक है। 3 वेक्टर है p, q, r। वेक्टर r पर पॉइंट s लिया है। क्या लिया? लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर। वेक्टर आर पर कोई पॉइंट एस लिया है, एस कोई पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन इसको पढ़े, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड एस इज, पॉइंट पी और ये पॉइंट एस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो क्या लिया गया? पी एस बराबर ले लिया गया। पी एस बराबर है बी इंटू वेक्टर आर। ये पी एस का वैल्यू है, पी और एस के बीच का डिस्टेंस है आर इंटू बी इंटू वेक्टर आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये दिया गया है। और क्या दिया है देखिए, द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर पी क्यू एंड एस इज। पी क्यू और एस के बीच में जनरल रिलेशन पूछ रहा है। 3 वेक्टर दिया है पी क्यू और आर। आर पर एक पॉइंट एस लिया है, एस से एक पोजीशन वेक्टर खींचा है जिसको एस वेक्टर नाम दे दिया गया है, नाम इसका एस वेक्टर दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि पॉइंट एस और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी इंटू आर मॉड आर है, बी इंटू मॉड आर है, और ये पूरा क्या है? आर कैब है। तब देखिए जरा, इस पूरा आर है, वेक्टर आर है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, क्योंकि देखिए हेड टू हेड यहाँ पर ज्वाइंट है। वेक्टर आर का हेड वेक्टर क्यू के हेड से ज्वाइंट है, तो वेक्टर क्यू में से वेक्टर पी को घटा देंगे तो वेक्टर आर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, जो हो सकता है। तो पूछ रहा है कि इन सब के बीच क्या रिलेशन होगा, इनमें से खोजिए। यानी कि सब्जेक्ट एस को माना है, एस को मेन माना है, एस का वैल्यू, वेक्टर एस का वैल्यू निकालना है पी क्यू, और पी क्यू के टर्म्स में आर नहीं रहना चाहिए, आर किसी में नहीं है, मतलब आर नहीं रहना चाहिए। पी क्यू के टर्म्स में इस वेक्टर एस को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए जरा, वेक्टर एस और वेक्टर पी को देखिए। वेक्टर एस और वेक्टर पी के बीच का जो वेक्टर है पी एस वेक्टर है, इसको पी एस वेक्टर कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पी एस वेक्टर। और पी एस वेक्टर का वैल्यू है, पी एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया है बी इंटू मॉड ऑफ आर दिया है। पी एस वेक्टर क्या हो गया? पी एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? पी एस वेक्टर जो है इसको क्या लिख सकते हैं? एस माइनस पी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एस का जो हेड है, देखिए अगर इधर से इधर जा रहा है वेक्टर आर, तो पी एस का हेड भी यहीं पर होगा, पी एस का हेड भी इधर होगा और एस का हेड भी यही होगा। तो एस में से पी को घटाएंगे, एस में से पी को घटा देंगे, पी एस वेक्टर आ जाएगा। एस में से पी को घटाएंगे तो पी एस वेक्टर हो जाएगा। पी एस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, जरा लिखिए। पी एस वेक्टर को लिखेंगे कैसे? पी एस का मैग्नीट्यूड, पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू पी एस वेक्टर का डायरेक्शन, ऐसे तो लिखेंगे पी एस वेक्टर। इस पी एस वेक्टर को एस माइनस पी, ये वेक्टर एस में से वेक्टर पी को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए पी एस वेक्टर का हेड और एस वेक्टर का हेड दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, तो क्या करते हैं, इसको लिखना है तो इसका हेड देखें किसके हेड से मिला हुआ है, इसका हेड इसके एस के हेड से मिला हुआ है, तो एस को पहले लिखेंगे और उसमें से पी को घटा देंगे, तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा कि नहीं। तो पी एस वेक्टर बराबर एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर हो जाएगा।
पी एस वेक्टर लिखेंगे कैसे, तो पी वेक्टर का मोड, पी एस वेक्टर का मोड ऑफ पी एस वेक्टर इंटू पी एस कैप डायरेक्शन देगा, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन हो जाएगा टोटल ये। अब देखिए पी एस वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, पी एस वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ पी एस वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए बी इंटू आर कैप दिया है, तो बी इंटू मॉड ऑफ आर हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया पी एस वेक्टर का, और पी एस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, पी एस कैप। अब पी एस कैप को क्या लिख सकते हैं, देखिए आर है, पी एस जो है, पी एस का जो डायरेक्शन है वो आर के डायरेक्शन में, देखिए ध्यान से देखिए जरा, ये पी एस का डायरेक्शन जो है वो आर के डायरेक्शन में ही है, ये टोटल आर है, ये पी एस है, तो पी एस भी तो आर ही के डायरेक्शन में है ना, तो आर कैप ले सकते हैं कि नहीं, पी एस कैप के जहाँ पर आर कैप भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देते हैं हम आर कैप, यहाँ पर आर कैप लिख सकते हैं, ठीक है। पी एस वेक्टर, तब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर आर कैप हो गया, क्योंकि पी एस वेक्टर भी आर वेक्टर के डायरेक्शन में था, तो आर का यूनिट वेक्टर को ही पी एस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया पी एस वेक्टर बराबर पी एस मोड ऑफ पी एस वेक्टर, ये क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पर पुट करते हैं इसका वैल्यू, देखिए पी एस वेक्टर यहाँ पर पुट करते हैं, बी इंटू आर मॉड इंटू आर कैप बराबर एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। इस आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप को देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, आर कैप जो है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर के डायरेक्शन दे रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा है, जिसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बाई मॉड आर लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे, एक मिनट, जो आर कैप है वो क्या है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे रहा है, इस वेक्टर आर का डायरेक्शन दे रहा है, तो इस वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, तो आर कैप बाई मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर लिखेंगे, वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर कैप हो जाएगा, वो यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ देख लेते हैं, बी इंटू मॉड आर बाई वेक्टर आर बाई मॉड आर। अब देखिए इस मॉड आर से ये मॉड आर कटेगा, ये बराबर क्या है, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, है ना। अब सिर्फ सॉल्यूशन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, समझ गए यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। वेक्टर यहाँ से क्या होगा, बी इंटू वेक्टर आर बराबर एस माइनस पी, ठीक है। एस के फॉर्म में हमें लाना है, एस इक्वल टू लाना है, एस इक्वल टू लाइए यहाँ से, एस इक्वल टू वेक्टर एस इक्वल टू बी वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी, ये माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब वेक्टर आर देखिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर में तो टर्म्स में, वेक्टर आर के टर्म्स में तो दिया नहीं है, वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर आर इक्वल टू क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू दिया हुआ है आर क्यू, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, तो यहाँ पर लिखिए वेक्टर एस इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखिए वेक्टर एस इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू क्या लिखेंगे, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस वेक्टर पी देंगे। इसको सॉल्व कीजिए ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर, सॉल्व करने का यहाँ जगह नहीं है। एस वेक्टर इक्वल टू होगा बी इंटू क्यू माइनस पी प्लस पी, अब बी से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे जब, देखिए यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए जरा, एस वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू वेक्टर और माइनस बी पी वेक्टर और प्लस पी वेक्टर होगा ना। अब यहाँ से वेक्टर एस इक्वल टू, यहाँ से देखिए पी वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं।
यहाँ से वेक्टर पी को कॉमन ले लेंगे, वेक्टर पी को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस बी प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर। कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए पी इंटू 1 माइनस बी कौन है, 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वेक्टर एस क्या आ जाएगा, वेक्टर एस इक्वल टू आ जाएगा पी को इस साइड कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस बी प्लस बी इंटू वेक्टर क्यू, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आंसर। आया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, अच्छे से इसको नोट कीजिए। हो गया, आई थिंक आपने नोट किया होगा। आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से। आप यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स का जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए वेक्टर को ख़त्म करते करते तक। और वेक्टर के पिछले वाले जो पिछले लेक्चर जो पढ़ चुके हैं उसका जो नोट्स बना चुके हैं उस नोट्स को भी रिवाइज करते रहिए, कम से कम आधा घंटा डेली ज़रूर दीजिए उन सब पर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।